नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम है। आज आपको बता दें, सीएम बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उसके बाद नैनीताल के सर्किट हाउस काठगोदाम में चर्चा करेंगे। रामनगर में विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। G20 समिट में भी शामिल होंगे। साथ ही प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोजन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। साथ ही रामनगर में विकास योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आज मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं। बताया जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री जो है बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उसके बाद रामनगर में भी जो है मुख्यमंत्री जाएंगे और उसके बाद G20 समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। देखिए, जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो इस वक्त मुख्यमंत्री शासकीय कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं और कुछ समय बाद जो बीजेपी के खास तौर से जनपद नैनीताल के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और संगठन और सरकार का खास तौर से जनपद इकाइयों के साथ किस तरीके का तालमेल है, इस तालमेल को कैसे बेहतर किया जा सकता है और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको संगठन कैसे जन जन तक पहुंचाए और जो सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके, इस पर फोकस किया जाएगा। और संगठन की जो जनपद इकाई की जो खास तौर पर मांग होती है, सरकार और संगठन एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर उनका कैसे निस्तारण कर सकती है, यानी संगठन कैसे मजबूत होगा और सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो जन जन तक पहुंचे, इस पर फोकस होगा। तो इसी क्रम में हम इसको देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो संगठन और सरकार का तालमेल है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर फोकस होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो जनपद नैनीताल के ही रामनगर में जहां पर की G20 समिट आयोजित हो रहा है, वहां पर उसी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री कई विकास की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। यानी रामनगर के क्षेत्र के जो लोग हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आज मुख्यमंत्री विकास की बड़ी सौगात देने वाले हैं और ये कार्यक्रम आयोजित होगा खास तौर पर जो मेन बाजार है, जो मुख्य बाजार है, उस क्षेत्र में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद जो G20 समिट हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री जो मेहमान देश विदेश के आए हुए हैं बड़ी तादाद में, उन मेहमानों से मुलाकात करेंगे और खास तौर पर जो फोकस किया जा रहा है, देखिए ये एक मौका है जब उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई जा सके। उत्तराखंड के पास एक अपनी संस्कृति को, अपनी विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का एक बेहतर सुनहरा अवसर है। इसी में सरकार लगी हुई है। जो मेहमान यहाँ पहुंचे थे उनका पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया गया है और भव्य स्वागत किया गया और जो विदेशी मेहमान है वो खास तौर पर खासे खुश और उत्साहित नजर आए। आज भी जो एजेंडा है वो खास तौर पर जो बीमारियां हैं उनको लेकर के और तमाम ऐसे G20 में पहलू हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। जिसमें जी, चलिए सोनू, आप बने रहिए, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां मुख्यमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं। आज पूरी श्रृंखला हमने आपको बताई। चलिए इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट आपको बता दें। अगला बड़ा अपडेट देहरादून से, जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब स्थानीय लोग जो है बिना पंजीकरण के चार धाम यात्रा कर सकेंगे। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ऑफलाइन पंजीकरण कराकर दर्शन कराएंगी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं।
जहां धामी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। स्थानीय लोग अब बिना पंजीकरण के चार धाम यात्रा का लाभ ले सकेंगे। साथ ही दूर दराज से लोग जो आए हैं देश विदेश से, उनको भी ऑफलाइन सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिससे कि वो तुरंत ही पंजीकरण कराकर चार धाम यात्रा का आनंद ले सके, यात्रा का लुत्फ उठा सके। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है सरकार जो है चार धाम यात्रा को इजी बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है और एक बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग जो है वो बिना पंजीकरण के यात्रा का लाभ ले सकेंगे। साथ ही जो देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी एक सुविधा यहाँ पर कर दी गई है कि ऑफलाइन में भी वो पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें ऑनलाइन की ज़्यादा मशक्कत ना करना पड़े। अगर ऑनलाइन वो ना करा पाए फिर भी ऑफलाइन मोड में आके वो पंजीकरण करा सकते हैं। देखिए, जितने भी श्रद्धालु उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं, जितने भक्त उत्तराखंड पहुंचना चाहते हैं, खास तौर पर उन सभी के लिए पर्यटन विभाग ने, सरकार ने, धर्मस्व विभाग ने कई विकल्प जो हैं वो व्यवस्थित किए हैं, खास तौर पे पंजीकरण कराने के। और जो यात्री उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश करेंगे उनकी चेकिंग बार बार या कई स्थानों पर नहीं होगी, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो सरकार का उद्देश्य है वो यात्रियों को सुविधा कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस पर फोकस हो रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि स्थानीय लोग, तीर्थ पुरोहित और खास तौर से जो यात्रा से संबंधित आसपास के स्थानीय लोग हैं वो बार बार ये मांग कर रहे थे, जो महापंचायत से जुड़े लोग हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो स्थानीय लोग हैं उनको पंजीकरण की बाध्यता से खास तौर से मुक्त किया जाए और उनके लिए पंजीकरण की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सरकार ने ये बात मान ली है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको पंजीकरण की बाध्यता से मुक्त रखा जाएगा और बिना पंजीकरण करे ही स्थानीय लोग जो हैं वो चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, ये जो रूट है यात्रा मार्ग का, इसमें मुख्यतः ये जो जनपद आते हैं, चाहे रुद्रप्रयाग है, चमोली जनपद है या उत्तरकाशी है, इन जनपदों के लोगों के लिए ये व्यवस्था की जाएगी या फिर जो अन्य जनपदों के उत्तराखंड के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा, ये देखना होगा। दूसरा, जो यात्री हैं, यात्रियों की सुरक्षा हो, यात्री जो है सुरक्षित यात्रा कर सके, यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस पर सरकार फोकस कर रही है। और इसी क्रम में सरकार अपनी जो तमाम प्लानिंग है, तमाम जो व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित कर रही है और यात्री एक सुखद यात्रा का संदेश लेकर यहाँ से जाए, इस पर लगातार विभाग के अधिकारी, शासन के अधिकारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को बेहतर कर लिया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। जिसमें जी, चलिए सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा जो है फैसला सरकार द्वारा यहाँ पर लिया गया है चार धाम यात्रियों के लिए, काफ़ी ज़्यादा राहत बड़ा ये फैसला है, जिसमें आप जो है पंजीकरण कराने की कोई मशक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन मोड में भी श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट आपको देहरादून से ही दे रहे हैं, जहां G20 समिट का आज दूसरा दिन है। उत्तराखंड को इस समिट के जरिए जो है वैश्विक पहचान मिलेगी। 20 देशों के विज्ञान सलाहकार आज मंथन करेंगे। सलाहकार 4 प्रमुख एजेंडों पर मंथन करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में एडवांस टेक्नोलॉजी पर आज चर्चा होगी। साथ ही देश विदेश के विशेषज्ञ बीमारी पर चिंतन करेंगे। महामारी की रोकथाम और नियंत्रण पर भी विचार किया जाएगा। बड़ा अपडेट देहरादून से दे रहे हैं आपको। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, G20 समिट का आज दूसरा दिन है। कल काफी भव्य स्वागत हुआ विदेशी मेहमानों का और आज रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने पर जो है मंथन होगा। और क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, जो वैश्विक स्तर की जो मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं, उन पर चर्चा की जा रही है और जहां एक और खास तौर पर उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान इस सम्मेलन के माध्यम से मिलने वाली है और उत्तराखंड की विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का ये एक सुनहरा अवसर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड वासियों के पास है। इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं। आज के एजेंडे की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, महामारी
और रोग नियंत्रण पर आज मंथन किया जाएगा और इसके लिए जो तंत्र है वो विकसित किया जाए, इस पर फोकस होगा और कैसे हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो विज्ञान से जुड़े पहलू हैं, जो और प्रौद्योगिकी से जुड़े पहलू हैं और जो रोग पर नियंत्रण की समस्या है, वैश्विक स्तर पर एक नीति बनाए जाने पर फोकस किया जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे और एक वैश्विक स्तर की रोग नियंत्रण की नीति का प्रारूप तैयार करने पर सहमति जताई जा सकती है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। मुख्य तौर पर जो है चीफ साइंस एडवाइजर का इस बैठक को नाम दिया गया है और इस बैठक में ये जो समिट हो रहा है, जो विशेषज्ञ अलग अलग देशों के आए हैं वो अपने विचार रखेंगे और इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा ताकि ये आज जो मंथन हो रहा है ये भविष्य में एक मील का पत्थर साबित हो सके। जी बिल्कुल सोनू, 4 एजेंडों पर आज जो है चर्चा होगी और क्या कुछ वो मुद्दे होंगे इसके अलावा जिन पर विशेष चर्चा होगी और कब तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस चलेगी? देखिए, सुबह कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और शाम तक का वक्त तय किया गया है और जो एजेंडा है वो पहले से ही क्लियर है। खास तौर पर जो तमाम विदेशी डेलीगेट्स आए हैं वो खास तौर पर विज्ञान से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो पहलू हैं आज के एजेंडे के, उन पर अपने विचार रखेंगे और सभी विचारों के बाद संकलन किया जाएगा विचारों का और उसके बाद एक फाइनल प्रारूप तैयार किया जाएगा। शाम के वक्त मुख्यमंत्री इस समिट में शामिल होंगे, जो विदेशी मेहमान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके साथ जो रात्रि भोज है वो भी मुख्यमंत्री करेंगे और इस दौरान शाम के वक्त जब समिट का अंतिम चरण होगा उसके बाद शाम के वक्त जो उत्तराखंड की संस्कृति है, जो सांस्कृतिक खास तौर पर संस्थाएं हैं वो सांस्कृतिक प्रोग्राम का प्रस्तुत करेंगे। 40 मिनट का समय ये निर्धारित किया गया है। तो जो आज का एजेंडा है पहले उस पर चर्चा होगी, मंथन होगा और उसके बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके बाद फिर रात्रि भोज होगा और इसके बाद फिर आगे के जो तय कार्यक्रम है उसके अनुरूप जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनको कॉर्बेट पार्क की जो टाइगर सफारी है उसका भी वहां भी घुमाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की विशेषता है, इससे रूबरू होंगे खास तौर पर जो विदेशी मेहमान हैं। जी सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको देहरादून से दिया, जहां G20 समिट का दूसरा दिन है। कई मुख्य एजेंडों पर चर्चा होगी, साथ ही बैठक के बाद, चर्चा के बाद जो है मुख्यमंत्री खुद विदेशी मेहमानों के साथ डिनर करेंगे। चलिए इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां नकली दवा पर सरकार का रुख सख्त नजर आया। आपको बता दें कि 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सहित 20 राज्यों में ये कार्रवाई हुई थी। 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और अभी रडार पर जो है 203 कंपनियां हैं। उत्तराखंड की 45 कंपनियां भी जो है रडार पर है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां नकली दवाओं पर सरकार का सख्त रवैया देखने को मिला है। बता दें कि उत्तराखंड की 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा था कि नकली दवाइयों का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा था। ऐसे में 20 राज्यों में कार्रवाई हुई, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था और अब सरकार का रुख इस पर जो है काफी सख्त नजर आया, क्योंकि नकली दवाइयां बनाने के मामले में 18 कंपनियों के सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही अभी कई सारी कंपनियां ऐसी भी है जो ऑन वॉच पर है। देखिए, जो दवाई बनाने की गुणवत्ता है वो खराब होना और जो नकली दवाई है उनको बनाना और खास तौर से आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना, ये गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता को देखते हुए इन जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और जांच पड़ताल अभी की जा रही है और जो
तमाम ऐसी कंपनियां हैं अलग अलग राज्यों की जिन को रडार पर रखा गया है, जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। कुछ कंपनियों को फिलहाल नोटिस दिए गए हैं और कुछ ऐसी कंपनी है जिन कंपनियों को दवाई बनाने की जो अनुमति है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और आने वाले समय में आम जनमानस के स्वास्थ्य खिलवाड़ ना कर सके ये कंपनी, इस पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड का जो देहरादून है, देहरादून का जो विकास नगर क्षेत्र है, इस इलाके में तमाम ऐसी फार्मा कंपनी है जो अलग अलग दवाई बनाती हैं और इन दवाई कंपनियों में 45 ऐसी कंपनी है जो कि सरकार की रडार पर इनकी जांच पड़ताल की जा रही है और माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में कई और कंपनियों पर एक्शन लिया जा सकता है, कई और कंपनियों पर गाज गिर सकती है। या तो इन कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, गुणवत्ता वाली दवाइयों का उत्पादन करना होगा और जो खास तौर से दवाई है वो बेहतर गुणवत्ता वाली तैयार करनी होगी, नकली दवाइयों को बनाने की का सिलसिला खत्म करना होगा, या फिर ऐसी कंपनियों पर अब एक्शन होता हुआ नजर आएगा और जाहिर सी बात है ऐसी कंपनियों पर गाज गिरना आने वाले समय में तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल सोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो बड़ा अपडेट उत्तराखंड से दिया, जहां नकली दवाई बनाने की कंपनियों पर जो है सरकार का सख्त रवैया नजर आया। 18 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। चलिए अगला बड़ा अपडेट आपको बता दें। अगला बड़ा अपडेट यूकेपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ा है। पेपर लीक मामले में प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। नकल माफियाओं की संपत्ति अब जब्त होगी। संजीव चतुर्वेदी समेत 5 आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला सरकार ने सुना दिया है। आपको बता दें आरोपियों की 75 लाख की संपत्ति जो है उसे जब्त किया जाएगा। मामले में जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस ने डीएम को जब्ती की रिपोर्ट भी भेज दी है। आपको बता दें पटवारी एई जेई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसी के मामले में जो है अब प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। नकल माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। चलिए इस खबर पे हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, एक ऐसा मामला जिसने पूरे उत्तराखंड को जो है काफी ज्यादा सचेत कर दिया, पटवारी एई और जेई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जो हुआ था, उससे शायद ही कोई हो जिसके उस मामले के बारे में ना पता हो, पर अब जो है सरकार का, प्रशासन का इस और रुख है जो काफी सख्त नजर आया है। अब बताया जा रहा है कि नकल माफियाओं की संपत्ति जब्त होगी, जिसमें बताया जा रहा है करीब 75 लाख की इनके पास संपत्ति है। जो 5 लोगों का नाम इसमें आया था, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। देखिए ये मामला काफी चर्चाओं में रहा है और जब ये मामला पूरी तरह से चर्चाओं में आया तो सरकार के मुखिया ने खास तौर पर इस बात को कहा था कि जो उत्तराखंड का युवा है उसके भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। और ये जो परीक्षा हुई थी, खास तौर पर पटवारी की, जेई की, एई की जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद पुलिस की को इसकी जिम्मेदारी दी गई और एसटीएफ ने और एसआईटी ने खास तौर पर जो है इसकी जांच की और जांच के बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और सरकार का सख्त रुख इस पूरे के पूरे प्रकरण के प्रति रहा और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया, जिसका नतीजा हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो भी इस पेपर लीक प्रकरण में आरोपी हैं, उनकी जो संपत्ति है, चाहे चल संपत्ति या अचल संपत्ति है, जो इस तरह से इन्होंने कमाई है, उस संपत्ति को अब सरकार जब्त करने जा रही है। उसका की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। पुलिस ने खास तौर से इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये जिलाधिकारी के सुपुर्द की गई है और अब जिलाधिकारी की अनुमति के बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। जो इनकी संपत्ति है, लाखों की संपत्ति, उस संपत्ति को सरकार में समायोजित कर दिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं उन नकल माफियाओं के लिए एक खास तौर पर हम कह सकते हैं कि एक संकेत है उनके लिए, एक अलार्म है उनके लिए, जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, इस तरीके के प्रकरणों में शामिल होते हैं कि एक तो उनको सलाखों के पीछे जाना होगा, दूसरा उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और तीसरा ऐसे स्थिति को या ऐसी विचारधारा वाले लोगों को, संलिप्त लोगों को, अपराधियों को सरकार किसी भी सूरत में सहन करने वाली नहीं है। पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर।
आने वाले समय में इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स जो है हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।